हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये चार टॉपिक्स देखेंगे। ओम्स लॉ, वीआई ग्राफ, आईवी ग्राफ और ये वीआई ग्राफ पर एक प्रॉब्लम है। चलो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करेंगे हम लोग कि भाई ओम्स लॉ है क्या। तो पहले ओम्स लॉ को ही समझ लेते हैं। According to Ohm's law, electric current flows through a cross section of a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. You can say V proportional to I. When you remove the sign of proportionality, you get a constant R. Here R is a constant of proportionality and is known as resistance of the conductor. प्रीवियस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया था। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया था। तो यहां से आप एक चीज और देख सकते हो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, V बाई आई। अगर R की वैल्यू यहां से निकालोगे तो V अपॉन आई। लेकिन यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहां पर फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर सेम रहेंगे। इसका मतलब है कंप्लीट डेफिनेशन अगर हम ओम्स लॉ की बोले तो क्या होगा। According to Ohm's law, electric current flows through a cross section of conductor. Electric current flows through a cross section of a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, provided physical conditions and temperature remains the constant. It means ये Ohm's law जो है constant temperature पे जो है हम लोग कहते हैं कि I is directly proportional to V या फिर V directly proportional to I। तो भाई टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा गया। तुमको जब फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बताया गया था तो उसमें आपने देखा था रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले चार फैक्टर थे, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि भाई एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर electric current flow through a cross section of a conductor is directly proportional to the potential difference. You can say here V is directly proportional to I. When you remove the sign of proportionality, you get a constant R. In this way, V is equal to Ri. Here, R is a constant of proportionality and is known as resistance of a conductor. Okay. तो ये सारी बातें ओम्स लॉ के बारे में थी। अब जब आप स्कूल में फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहां पे ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और वहां पे आप लोग वी आई ग्राफ प्लॉट करेंगे या फिर आई वी ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहां पे आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान मिलेगा इसका मतलब आपका ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया। तो ये सब हम लोग लैब में भी देख लेंगे। फिलहाल हम लोग दो ग्राफ के बारे में समझते हैं, वीआई ग्राफ एंड आईवी ग्राफ। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया जहां पे हमने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को लिया और वाई एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग करंट को देखा तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस टेकन ऑन एक्स एक्सिस and corresponding electric current taken on y-axis, then a straight line is obtained. Then a straight line is obtained. This is VI graph. This is VI graph. तो ये डायग्राम तो आप देख ही रहे हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि VI ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। VI ग्राफ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। तो हमने ये आपका VI ग्राफ है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट को हमने A बोल दिया और दूसरे पॉइंट को हमने बोला B। तो बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां से ले जाइए जो कि y एक्सिस तक आए। यहां पे ये आ गया, यानी A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका है इसको आप यहां A पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है आपकी, इसको आप बोलिए IA। और B पॉइंट से भी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेके जाइए ऐसे ही
और यहां पे जो आपको करंट की वैल्यू है इसको बोलिए आप IB। चलो तो IA और IB आपने देखा। ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखिए क्या है, तो ये आपको बोलना है VA। और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है सीधे एकदम परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे लेके आइएगा, इसको आप बोलिए VB, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज VA एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज VB। अब स्लोप का मतलब आपको बताया गया था कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से एक लाइन ले आइए जो इस लाइन को C पे कट कर रहा है, तो ये आपका स्लोप होगा। अब इस स्लोप को निकालते हैं और देखते हैं कि हमें मिलता क्या है। तो इसको निकालने से पहले एक चीज आप समझिए, अगर ये ओरिजिन है और ए पॉइंट पे करंट की वैल्यू IA दिख रही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो करंट IA को बताएगा। और बी पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है IB, यानी ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा वो करंट IB को बताएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये इतनी डिस्टेंस की बात करें, सिर्फ इतना डिस्टेंस हम देखें, तो भाई IB में से क्या निकालो IA, तो ये मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा IB माइनस IA, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया IB माइनस IA, IB माइनस IA। अब जरा यहां पे आते हैं, अब जरा यहां देखो, A पर पोटेंशियल VA है और B पे पोटेंशियल VB है, तो इसका मतलब है यहां से लेकर के यहां तक VA होगा और यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा VB होगा। तो भाई VB में से अगर VA को निकाल दे तो यही हमारा बचेगा ना AC के बराबर, यानी AC हमारा कितना आ गया VB माइनस VA। सिंपली आप इसको लिख लेंगे ऐसे ही। अब जब आप ओम्स लॉ वेरीफाई करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पे, ध्यान रखना। अब अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें, क्लास 9 में आप स्लोप निकालना समझ चुके होंगे। स्लोप का मतलब है भाई tan थीटा, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप क्लास 10th में हो, आप जब पढ़ोगे वहां पे आपको पढ़ना भी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी होते हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे समय आने पे। फिलहाल आप स्लोप का मतलब समझिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, ये जो BC है वो परपेंडिकुलर है, बेस कितना है AC। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखते हैं स्लोप क्या आ रहा है हमारा। BC की वैल्यू आपको दिख रहा है आप फिगर में IB माइनस IA, IB माइनस IA, और AC की वैल्यू आपको दिख रहा है यहां पे VB माइनस VA, यानी ये करंट में डिफरेंस है और ये पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा IB माइनस IA को आप डेल्टा I कर दीजिए, डेल्टा फॉर डिफरेंस। तो डेल्टा I मतलब करंट में कितना डिफरेंस है, VB माइनस VA को पोटेंशियल में डिफरेंस बोल दिए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो, ये डेल्टा V हो गया। तो यहां पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा I अपॉन डेल्टा V को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर आप डेल्टा I को ऊपर ले जाओगे तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा V वापस मिल जाएगा। अब ओम्स लॉ में आपको बताया गया था V इक्वल टू RI, तो R की वैल्यू कितनी आई थी V बाई I। तो V बाई I का मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो स्लोप हमारा क्या आ गया 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया स्लोप ऑफ VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ व्हेन V is taken on x axis and I is taken on y axis gives reciprocal of the resistance। यानी VI ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी 1/r को बताएगा। तो ये था हमारा स्लोप था इसका VI ग्राफ का। अगर हम IV ग्राफ की बात करें तो IV ग्राफ जनरली हम x एक्सिस पहले बोलते हैं, y एक्सिस बाद में बोलते हैं। x का ऑर्डिनेट आप समझते होंगे। तो ये हमारा IV ग्राफ है। तो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन I and V, then a straight line is obtained। अब अगर हम इस पॉइंट को A बोलें फर्दर और इस पॉइंट को B बोलें, तो यहां पे
एक्स एक्सिस के पैरेलल आइए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है VA बोल दीजिए, यहाँ पे वापस आइए इसी के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे पोटेंशियल को आप VB बोल दीजिए। ए से डायरेक्टली परपेंडिकुलरली नीचे आइए, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है IA बोलिए ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे एकदम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालिए, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू बी पॉइंट पे है इसको आप IB बोल दीजिए, और स्लोप निकालेंगे आप ये लाइन ऐसे ही इसके पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। अब जरा यहाँ पे हम देखें तो हमारा स्लोप क्या बता रहा है, इस चीज को समझो। तो स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अरे भाई VI या IB से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इस डायग्राम में हमने I को x एक्सिस पे लिया है और उस डायग्राम में हमने I को y एक्सिस पे लिख दिया है। उसको आप IV ग्राफ बोल दो, इसको VI ग्राफ बोल दो, बस ध्यान देना है कि हमने I और V को कौन से एक्सिस पे लिया है। तो अगर I को हमने x एक्सिस पे लिया है और V को हमने y एक्सिस पे लिया है, उस केस में स्लोप ऑफ IV ग्राफ अगर हम निकालें, इसको VI ग्राफ बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है आपको, बस VI ग्राफ बोलोगे तो बस ये बोलना पड़ेगा कि V को हमने y एक्सिस पे लिया है और I को हमने x एक्सिस पे लिया है। यहां से तुम देख भी सकते हो I is directly proportional to V is directly proportional to I। अब जरा यहां समझते हैं IV ग्राफ का स्लोप निकालें तो क्या होगा। तो स्लोप ऑफ IV ग्राफ अगर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, इसको C पॉइंट बोलो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भाई ये है VA की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक है VB, तो केवल इतना कितना हो जाएगा VB माइनस VA, यानी ये अब की बार हो गया VB माइनस VA, वहां पर वो IB माइनस IA था, यहां पर IB करंट है यहां ओरिजिन से और ये IA है, तो IB में से IA निकालोगे तो क्या मिलेगा IB माइनस IA, यानी ये IB माइनस IA होगा, तो यहां पे लिख दो IB माइनस IA। तो स्लोप निकालोगे तो BC अपॉन AC करोगे तो BC की वैल्यू कितनी दिख रही है VB माइनस VA, AC की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है IB माइनस IA। तो स्लोप आप निकालेंगे IV ग्राफ का तो ये हो गया डेल्टा V यानी पोटेंशियल में डिफरेंस, और ये हो गया आपका डेल्टा I यानी करंट में डिफरेंस, और वहां से देख लो R इज इक्वल टू V बाई I, तो V बाई I का मतलब सीधे R, तो स्लोप जो तुम्हारा हो गया वो R हो गया, यानी कि स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपने देखा, तो अब यहां पे कुछ बच्चे VI ग्राफ और IV ग्राफ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बुक्स में VI ग्राफ में यहां पर V लिया होगा और यहां पे I लिया होगा, अब बहुत सारे बुक्स में IV ग्राफ में यहां पर I के यहाँ पे V और यहां पे I कर दिया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्वेश्चन देखिएगा कि भाई V कहां हमारा है और I कहां है। अब यहां पे हमने I को x एक्सिस पे लिया था, V को y एक्सिस पे लिया था, बस इस पर ध्यान देना है। यहां पे हमने V को x एक्सिस पे ले लिया और I को हमने y एक्सिस पे ले लिया, बस यही है। इसको भी VI ग्राफ बोलो, उसको भी VI ग्राफ बोलो, बस हमने V और I को चेंज कर लिया। पहले हमने I को x y पे लिया और V को x पे लिया, इसमें हमने I को x पे ले लिया और V को y एक्सिस पे ले लिया, बस यही मतलब है। दोनों VI ग्राफ ही है, बस नाम बदल दिया, VI को IV कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो VI ग्राफ अगर यहाँ पे आपने लिया है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लिया है, तो इसको VI ग्राफ अगर बोल रहे हो तो VI ग्राफ का स्लोप 1/, रेजिस्टेंस देंगे। अगर IV ग्राफ की बात कर रहे हो जहां पे I को आपने x एक्सिस पे लिया है और y एक्सिस पे आपने V को लिया है, तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्लोप जो निकालोगे वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस देगा। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जामिनर की क्वेश्चन है ये। यहां पे दे रहा है कि ए स्टूडेंट प्लॉट्स द VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल ऑफ नाइट्रोन्स विद रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन दिस फिगर। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहां पे देखो ये VI ग्राफ लिया है, तो VI ग्राफ यहां पे लिया है, I को यहां ले लिया, V को यहां लिया है। इसको IV ग्राफ भी अगर क्वेश्चन में लिख दे तो कोई परेशान होने की जरूरत आपको नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये VI ग्राफ मतलब V को x पे लिया गया है और I को y पे लिया गया है।
अब नाइट्रोम के 3 सैंपल का हमने वीआई ग्राफ प्लॉट किया जिनके रेजिस्टेंस R1 और R2 और R3 बोले जा रहे हैं। अब पूछ रहा है क्या R1 R2 और R3 तीनों इक्वल होंगे, क्या R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 होगा, या फिर R3 ग्रेटर देन R2 और ग्रेटर देन R1 होगा। अब एक बात समझिए, इन तीनों में से क्या सही है ये खुद आप समझ सकते हो। भाई स्लोप का मतलब यही है, ये जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा इस क्वेश्चन में। और यहां पे अगर आप देखोगे, जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे खुद सोच के बताओ कि यहां पे ये स्लोप अगर निकालोगे अगर वीआई ग्राफ का, जहां पे आई को आपने यहां लिया है और वी को यहां लिया है, तो अगर इसका स्लोप निकालोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होगा ये। तो अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, अगर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अब बताओ मुझे, पहले आप R1 और R2 में कंपेयर करो, R1 और R2 में कंपेयर करके देख के बताओ। भाई R1 और R2 की बात अगर करोगे तो R1 और R2 में ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, R1 का कि R2 का? ये एंगल R1 वाला ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सोच के बताओ भाई, यहां से सोचो, अगर हमने I को यहां लिया है और V को यहां लिया है तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा हो गया, जिसका स्लोप ज्यादा हो गया उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। यही मतलब है इसका, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो भाई R1 वाले का स्लोप R2 वाले से ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी R1 जो होगा वो लेस होगा किससे, R2 से। अच्छा चलो ये पहली बात हो गई। अब जरा R2 और R3 में कंपेयर करो तो R2 का स्लोप आपको दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक और R3 का स्लोप यहां पे यहां से यहां तक। तो R2 और R3 में किसका स्लोप ज्यादा है, R2 का है। तो अगर हमने I और V को यहां लिया है तो ये ग्राफ देखना, तो स्लोप अगर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब R2 और R3 का जब हमने देखा तो R2 का स्लोप R3 से ज्यादा था, इसका मतलब R2 का रेजिस्टेंस R3 से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा उसी का रेजिस्टेंस कम होगा ना। R2 का स्लोप R3 से ज्यादा है, R2 का स्लोप देखो यहां तक और R3 का यहां तक, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो स्लोप इज इक्वल टू 1/r, तो स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो R2 का स्लोप ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया R3 से, तो R2 का रेजिस्टेंस R3 से कम होगा। अब अगर इनको हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों को मिला के बोलो कि भाई R1 छोटा है R2 से और R2 छोटा किससे है, R3 से। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमने लिखा ही नहीं है, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी इस डायग्राम में R1 विल बी लेस देन R2 एंड R2 लेस देन R3। अब R1 का स्लोप सबसे ज्यादा था, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम हुआ। फिर R2 और R3 में देखा तो R2 का स्लोप R3 से ज्यादा था, जिसका स्लोप ज्यादा हुआ उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर ये सही हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आप इसी क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप एक क्वेश्चन फिर से लिखिएगा। बस हम क्या कर रहे हैं, यही वीआई ग्राफ है और हम अब की बार क्या कर रहे हैं, आई को यहां लिख ले रहे हैं और वी को यहां लिख दे रहे हैं, मतलब ये आई वी ग्राफ हो गया। आप इसको आई वी ग्राफ भी बोल सकते हो। अब अगर यही सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब ध्यान देना, अगर आपने v को यहां y एक्सिस पे लिया है और i को आपने x एक्सिस पे लिया है, तो उस केस में स्लोप जब आपने निकाला था तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था। क्या मिल रहा था, डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो अब आप यहां पे जरा ढंग से देखिएगा, यहां पे ढंग से देखिएगा कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। अगर R1 और R2 का कंपेयर कर रहे हो तो R1 का स्लोप R2 से ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा अब की बार उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। यानी अब की बार जब हमने V को यहां और I को यहां इंटरचेंज किया तो R1 का स्लोप R2 से ज्यादा था, यानी R1 का रेजिस्टेंस R2 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। R2 और R3 का कंपेयर करोगे तो R2 का स्लोप R3 से ज्यादा हो गया, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो R2 ग्रेटर देन R3 हो गया। On combining 1 and 2 we get R1 is greater than R2, R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3।
तो ये करेक्ट आर्डर हो जाएगा। यानी कि जब हमने V को यहां और I को यहां कर दिया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और जब I को यहां और V को यहां लिखोगे तब ये आंसर होगा। तो इसको दो बार आप नोट करिएगा, एक बार आप I को यहां रखिएगा, V को यहां, और दूसरे क्वेश्चन में V को यहां कर दीजिएगा और I को यहां कर दीजिएगा, और यही चारों ऑप्शन आपको लिख करके करेक्ट ऑर्डर बताना होगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को ढंग से दो बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन तब तक आप इसको ढंग से देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर ओके, थैंक यू।